सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग पिछली क्लास में जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे का अध्ययन करेंगे। चलिए देखिए आप लोग। शरद ऋतौ मनोहरं पुष्पम इदं यत्र तत्र जलसंकुलेषु तडागेषु सरस्सु च अनायासेन उत्पद्यते वर्धते रविकर निकर संसर्गात् प्रस्फुटति। देखिए शरद ऋतु में, शरद ऋतु ये ऋतु है तो भानु के समान ये भाना जैसे बनता है शरद ऋतु, सप्तमी विभक्ति एक वचन। शरद ऋतु में मनोहर इदम पुष्पम, यह पुष्प जहाँ तहाँ जल संकुलेषु, जल समूह वाले तडागे तालाबों में, सरस्सु सरोवरों में अनायास ही उत्पन्न होता है, बढ़ता है। रवि कर निकर संसर्गात, रवि माने सूर्य के किरणों की संसर्ग से प्रस्फुटित होता है। यह कमल, देखिए यह कमल शरद ऋतु में, यह कमल सुंदर पुष्प जहाँ तहाँ जल से भरे हुए तालाबों में और सरोवरों में अनायास ही, देखिए चा अनायासेन है ना, अनायास ही उत्पन्न होता है, बढ़ता है, ठीक है। और सूर्य के किरणों के संसर्ग से प्रस्फुटित होता है। फिर आगे देखिए, पंके जायते, पंक माने होता है कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होने के कारण पंकजम, पंकज कहा जाता है। कीचड़ में उत्पन्न होने के कारण इसे पंकज कहा जाता है। फिर देखिए आगे, जल संयोगम शरत कालन चावाप्य, आवाप्य माने प्राप्त करके, वर्धते माने बढ़ता है और शोभा को प्राप्त करता है। देखिए जल के संयोग से शरत काल को पाकर यह बढ़ता है, शोभा प्राप्त करता है। तथैव उसी प्रकार कस्मिन चित कुले जाता, किसी भी कुल में उत्पन्न होकर मनुष्य सुविधानुसार उपयुक्त अवसर पाकर बढ़ने में समर्थ होता है। इस तत्पुष्प से राष्ट्रकृते संदेश है, यही उस पुष्प का, उस पुष्प किस मतलब कमल का, यही कमल के पुष्प का राष्ट्र कृते, जहाँ कृते लग जाएगा वहाँ के लिए अर्थ देगा राष्ट्र के लिए संदेश है। जैसे कि कमल होता है वो कीचड़ में पैदा होता है और जल के संयोग से शरत काल में वो बढ़ता है और खिल जाता है, वैसे ही मनुष्य किसी भी नीच कुल में जन्म ले किंतु वह सुविधानुसार और उपयुक्त अवसर पाकर वह बढ़ता है। यही जो कमल राष्ट्रीय पुष्प है, तो राष्ट्रीय पुष्प से यही व्यंजित होता है कि किसी भी कुल में जन्म लेकर व्यक्ति अवसर पाकर, अवसर के अनुकूल और सुविधा के अनुसार वह बढ़ता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, राष्ट्रगानम, राष्ट्रगान सर्वेषां स्वतंत्र देशानां स्वकीयम् एकं गानम भवति, सभी स्वतंत्र देशों का, स्वतंत्र राष्ट्रों का, स्वकीय माने अपना, एकम माने एक, सभी स्वतंत्र देशों का एक गान होता है। तदा धन एव वृद्धि संत तदैव, वही फिर राष्ट्रगान संज्ञा अवबुद्धते, वही राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है, अवबुद्धते जाना जाता है। देख लीजिए, सभी स्वतंत्र देशों का अपना एक गान होता है, वही राष्ट्रगान के नाम से जाना जाता है। देखिए फिर आगे, प्रत्येकम राष्ट्रम स्वराष्ट्रगानस्य सम्मानम करोति, प्रत्येकम माने प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है। महत्सु अवसरेषु तद्गानम गीयते, महत्सु, यहाँ महत्सु और अवसर तो जड़ संधि है, उसका वह हो गया महत्सु धन अवसर। देखिए महोत्सव के अवसर पर वह
गाया जाता है। तत् गानम गीयते, वह गान गाया जाता है। और कब गाया जाता है, आगे देखिए। यदि कश्चिन अन्य राष्ट्राध्यक्षो अस्माकं देशम आगच्छति तदा तस्य सम्मानाय तस्य राष्ट्रगानस्य अस्मद् राष्ट्रगानं च वाद्यते। यदि किसी अन्य राष्ट्र का अध्यक्ष, जैसे किसी विदेश राष्ट्र का अध्यक्ष, बड़े लोग, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, अस्माकं देशम आगच्छति, देशम आगच्छति देश आता है, आगच्छति माने आना, अन्य देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश आता है, तदा तस्य सम्मानाय, तब तस्य माने उसके, तस्य माने उसके सम्मान के लिए और उसके राष्ट्रगान का आदर करने के लिए एक फिर से देख लीजिए। तस्य राष्ट्रगानम अस्मत् राष्ट्रगानम च वाद्यते, तब उसके सम्मान के लिए और उस राष्ट्रगान का और उनके राष्ट्रगान का और अपने राष्ट्रगान का वादकों के साथ गाया जाता है। ठीक है, वादकों के साथ गाया जाता है। आगे देखिए। महती नाम सभा नाम समापने तस्य गानम आवश्यकम, बहुत बड़ी सभाओं में के समापन पर उसका गान आवश्यक है। किसका? राष्ट्रगान का। राष्ट्रगान गाया जाता है। विद्यालयेषु प्रार्थनांतरेण प्रतिदिनं राष्ट्रगानम गीयते, विद्यालयों में प्रार्थना के अनंतर, मतलब प्रार्थना के समाप्त होने पर राष्ट्रगान गाया जाता है। अब देखिए आगे राष्ट्रगान की विशेषताओं के बारे में बताए हैं। अस्माकं राष्ट्रगानम विश्व कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण रचितं जनगण मन इति संज्ञा विश्वस्मिन् विश्वे विश्रुतं वर्तते। हमारा राष्ट्रगान विश्व कवीन्द्र रवीन्द्रेण है ना, तो वही है। हमारा राष्ट्रगान विश्व कवि रवीन्द्र के द्वारा रचित जनगण मन इस नाम से विश्व में प्रसिद्ध है, इस विश्व में प्रसिद्ध है। अस्माकं राष्ट्रगाने भारत अंगभूता नाम अनेक प्रांता नाम विंध्य हिमालय पर्वतयो गंगा यमुनयो प्रभृति नदीन नांचोल्लेखं कृत्वा देशस्य विशालत्वं राष्ट्र अखंडत्वं संस्कृते गौरवंच विश्व कविना वर्णितम। देखिए, हमारे राष्ट्रगान में भारत के अंगभूत अनेक प्रांतों का, विंध्य हिमालय पर्वतों का, गंगा यमुना आदि नदियों का उल्लेख करके देश के विशाल राष्ट्र का अखंडत्व, संस्कृति का गौरव विश्व कवि के द्वारा वर्णित किया गया है। विश्व कविना वर्णितम, विश्व कवि के द्वारा वर्णित किया गया है। ठीक है, फिर आगे देखिए। राष्ट्रगानम इदम 52 पलात्मकम भवति। सेकंड, इदम राष्ट्रगानम, यह राष्ट्रगान 52 50 और 2 मतलब 52 सेकंड का होता है। यह राष्ट्रगान 52 सेकंड का होता है। तस्य गाने 52 पलात्मकम समयो अपेक्षते, उस गान में 52 सेकंड का समय अपेक्षित है। न ततो अधिको न व ततो न्यून, न उससे अधिक अथवा न उससे कम। तस्य आरोह अवरोह भी निश्चित, उसका आरोह और अवरोह निश्चित है। आरोह उतार चढ़ाव, अवरोह उतार, आरोह चढ़ाव, उतार चढ़ाव भी निश्चित है। फिर आगे देखिए। तत्र विपर्यय कर्तुम न शक्यते, इसके विपरीत नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रगानम सदा उत्थितये जनय सावधान मुद्रया गेयम, राष्ट्रगान सदैव उठकर लोगों के द्वारा सावधान मुद्रा में गाया जाता है। सावधान मुद्रा से ही गाया जाता है। आगे देखिए। राष्ट्रगान अवसरे अंग संचालनम निषिद्धम, राष्ट्रगान के अवसर पर अंग संचालन निषिद्ध है, मना है। मतलब जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो सीधे खड़ा हुआ जाता है
और अंग का संचालन मतलब किसी अंग का इधर उधर हिलाया नहीं जाता है। फिर आगे देखिए, चलतो अपि कश्चित् कर्ण कुहरे गीयमानस्य राष्ट्रगानस्य ध्वनि दूरात् पतितः चेतदा तत्रैव सावधान मुद्रया तेन विचलम स्थातव्यम। देखिए, चलते हुए भी, देखिए चलतो अपि, चलते हुए भी कश्चित किसी व्यक्ति के कर्ण कुहरे, कर्ण विवर में, कर्ण छिद्र में, देखिए चलते हुए भी किसी के कर्ण विवर में गीयमानस्य मतलब यह गान राष्ट्रगान की ध्वनि का दूर से ही पड़ता है, तो तब वहीं सावधान की मुद्रा में तेन अविचलम रुक कर स्थित हो जाते हैं। मतलब अगर राष्ट्रगान कहीं पर हो रहा है तो कोई व्यक्ति जा रहा है तो वहीं पर आप खड़े होकर सावधान की मुद्रा में स्थित हो जाइए। तो वही इसमें कहा गया है। राष्ट्रगानम श्रद्धास्पदम भवति, राष्ट्रगान श्रद्धापद होता है। श्रद्धैव इदम गेयम, श्रद्धा के साथ ही यह गाया जाता है। ठीक है, श्रद्धा के साथ ही यह गाया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रध्वज। अब राष्ट्रध्वज आया है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, राष्ट्रध्वज। अब देखिए आगे, सर्वेषु राष्ट्र प्रतीकेषु राष्ट्रध्वजस्य सर्वाधिकम महत्वम वर्तते। सभी राष्ट्रीय प्रतीकों में राष्ट्रध्वज का सर्वाधिक महत्व है। सर्वस्य स्वतंत्र राष्ट्र स्वकीयो ध्वज भवति। देखिए, सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का अपना ध्वज होता है, सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का अपना ध्वज होता है। तद देशवासिनो जना नरा नार्यश्च स्वराष्ट्रध्वजस्य सम्मानं प्राणपणेन रक्षन्ति मतलब रक्षा करते हैं। कौन? जना, लोग रक्षा करते हैं। देखिए, उस देश के वासी लोग, नर और नारी अपने राष्ट्रध्वज की सम्मान की प्राणपण से रक्षा करते हैं, प्राणपण से रक्षा करते हैं। आगे देखिए, त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्रांकितो अस्माकं राष्ट्रध्वज तिरंगा शब्देन विश्व विस्तृतो विद्यते। 3 रंग वाला, देखिए त्रिवर्णात्मको मतलब 3 रंग वाला, देखिए 3 रंग वाला, मध्य अशोक चक्रांकितो अस्माकं, मध्य में अशोक चक्र से अंकित हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा शब्द के द्वारा संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। देखिए, 3 रंग वाला, मध्य में अशोक चक्र से अंकित हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा शब्द के द्वारा विश्व में प्रसिद्ध है। आखिर देखिए, ध्वजस्य अधो भाग, अधो माने नीचे। ठीक है, ध्वज का नीचे वाला भाग हरित वर्ण का मतलब हरे वर्ण का सुख समृद्धि विकासा नाम सूचक है, सुख समृद्धि और विकास का सूचक है। जो ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज है, उसके नीचे वाला भाग हरे वर्ण का होता है और वह हरा वर्ण सुख समृद्धि और विकास का सूचक है। ठीक है, आगे है, मध्य भागे श्वेतवर्ण ज्ञान सौहार्द सदाशयादि सद्गुणा नाम द्योतक। देखिए, मध्य भाग में श्वेत वर्ण ज्ञान सौहार्द सदाशय सत्य आशय आदि गुणों का द्योतक है। ऊर्ध्व भागे च स्थित गौरिक होना चाहिए लेकिन गैरिक दिया है, गौरिक वर्ण त्यागस शौर्य से च बोधक है। देखिए, ऊपर वाले भाग में स्थित गोरे वर्ण का, गौर सफ़ेद वर्ण का त्याग, शौर्य, गैरिक माने होता है केसरिया। ठीक है, गैरिक माने होता है केसरिया। फिर देखिए, ऊपर वाले भाग में स्थित केसरिया वर्ण त्याग और शौर्य का बोधक है। ध्वजस्य मध्य भागे स्थित श्वेत वर्ण मध्य अवस्थितम अशोक चक्रम। देखिए, ध्वज के मध्य भाग में स्थित श्वेत वर्ण के मध्य में अवस्थित अशोक चक्र धर्म सत्य अहिंसा का
परिचायक है, मतलब धर्म का सत्य और अहिंसा को प्रतीत कराने वाला है। चक्रे चतुर्विंशति शलाका पृथक कपि चक्रमूले एकत्र संबद्धा भारते भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु सत्वपि भारतम एकम राष्ट्रमित्योत्यन्ति। अब देखिए इसका मतलब है कि चक्र में चतुर्विंशति मतलब 4 और 20 मतलब 24। चक्र में 24 तीलियाँ किसको किसको सूचित करती हैं वो इसमें बताया गया है। देखिए चक्र में 24 तीलियाँ अलग अलग चक्र में होने पर किसी एक जगह पर संबद्ध होती हैं। जैसे चक्र देख लीजिएगा उसका चक्र अलग अलग रहता है किंतु एक जगह मिला होता है। तो वही है कि भारत में भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेद होने पर भी भारत देश एक है। जैसे तीलियाँ अलग हैं किंतु वो मिलकर एक जगह पर मिली हुई हैं, वैसे भारत देश में भिन्न भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग आदि के भेद से लोग रहते हैं किंतु सभी मिलकर एक होते हैं। वही है इसमें कहा गया है भारतम एकम, भारत एक है, राष्ट्रहितम द्योतयन्ति, मतलब राष्ट्रध्वज यही द्योतित करता है राष्ट्र के लिए। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रध्वजो निर्धारित दीर्घ विस्तारम परिमितो भवितव्यम। राष्ट्रध्वज निर्धारित परिमाप वाला होना चाहिए। राष्ट्रध्वज निर्धारित परिमितो भवितव्यम, परिमाप वाला होना चाहिए। एषः सदा स्वच्छो अविकृत वर्णः तिष्ठेत, वह सदैव साफ और भद्दे न पड़ने वाले रंगों का होना चाहिए। मतलब अविकृत वर्ण मतलब उस पर गंदा कोई चीज़ न हो, अविकृत वर्ण वाला होना चाहिए। जीर्णा शीर्णो विदीर्णो व ध्वजो न उपयोग योग्य है, मतलब जीर्ण पुराना फटा हुआ विदीर्ण इत्यादि, मतलब जीर्ण शीर्ण विदीर्ण पुराना कटा फटा ध्वज उपयोग के योग्य न उपयोग योग्य, उपयोग के योग्य नहीं होता है। समुच्छ्रियमाणा ध्वजो अस्तंगते सूर्ये समोतार्य सुरक्षिता संरक्षितव्यम। फहराया हुआ ध्वज, देखिए समुच्छ्रियमाणा माने फहराया हुआ, ध्वज माने ध्वज, फहराया हुआ ध्वज उतार कर, कब उतारना चाहिए? सूर्यास्त होने पर उतार कर, समोतार्य माने उतार कर। देखिए फहराया हुआ ध्वज सूर्य के अस्त होने पर उतार कर सुरक्षित रख देना चाहिए। राष्ट्रीय शोक अवसरे ध्वजो अर्धम उच्छ्रियते, राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ध्वजा आधा झुका हुआ होता है। ठीक है, आधा ध्वजा हुआ फहराया जाता है। फिर देखिए आगे इत्येतानि राष्ट्रीय प्रतीकान्यस्माकं स्वातन्त्र्यस्य प्रत्यायकानि समादृतव्यानि तु सन्त्येव प्राणपणय रक्षितव्यानि च। इत्येतानि, ये राष्ट्रीय प्रतीक हमारी स्वतंत्रता के परिचायक हैं। अस्माकं स्वातन्त्र्यस्य प्रत्येकानि परिचायक हैं। अस्माकं मान हमारी, हमारे स्वतंत्रता के परिचायक हैं। समादृतानि मतलब समादर के योग्य होने के साथ ही साथ, समादर के तो योग्य है ही, उसके साथ ही साथ प्राणपणय रक्षितव्यानि, प्राणपण से मतलब प्राणों की बाजी लगाकर रक्षितव्यानि रक्षा करने योग्य भी हैं। ये सभी राष्ट्रीय ध्वज हमारे मतलब स्वतंत्रता के परिचायक तो हैं, ये सम्मान देने योग्य भी हैं और साथ ही साथ प्राणों की बाजी लगाकर रक्षा के योग्य भी हैं। ठीक है, अब आप लोग इस पाठ का पूर्ण रूप से सारांश लिख लीजिएगा, पूर्ण रूप से सारांश आप लोग लिख लीजिएगा और फिर अगली क्लास में हम लोग आगे इससे पढ़ते हैं। ठीक है, इस पाठ का 2 तरह से प्रश्न आता है बताए थे। एक आता है पाठ का सारांश लिखने के लिए, पाठ का सारांश लिखिए, और दूसरा आता है कि इस गद्यांश का
हिंदी में ससंदर्भ अनुवाद करिए। तो आप लोग इसका पाठ का नाम भी याद कर लीजिए और ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। अब आगे वाली क्लास में आगे का पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।